Hello everyone, myself Soumya Dikshit and I'm your maths faculty from New Light Pre Foundation. So finally हो गया आपका मैथ्स का पेपर. उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा हुआ होगा. तो मैम अब आप यहाँ पे क्या कर रही है? So students, we are here with the discussion of maths paper and here I am having the question paper of standard maths and this is your set 1. So one by one we are just going to discuss the questions. So the first question is, which term of the AP minus 29, minus 26, minus 23 till 61 is your 16? आपको यहाँ पे एक AP दिया गया है और आपको पूछा गया है कि इस AP का जो ये वाला आपका टर्म है 16 वो कौन से नंबर का टर्म है. तो सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. इसमें हम an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला यूज कर लेंगे जहाँ पे an की वैल्यू है हमारी 16. a इज गिवन टू अस minus 29 plus n minus 1 and the difference is what? Minus 26 plus 29, it will give you what? 3. Okay, so 16 is equals to minus 29 plus 3n minus 3 and when you will transpose it, so 16 plus 29 plus 3 is equals to 3n and it will give you 45 plus 3 is equals to 3n and that is 48 is equals to 3n. तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16. It means option number B is your correct. Now the second question is, in the given figure PT is a tangent to a circle with center O, chord PQ, subtend an angle of 65 degree at the center. The measure of angle QPT is. Angle QPT it means आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स इधर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर ये हमारे दो रेडियस हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम. तो अगर ये 65 है तो ये आपका कितना हो जाएगा? 180 माइनस 65 एंड इट विल गिव यू दैट इज व्हाट 115 डिग्रीज. और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये आपका रेडियस है और ये पूरा जब इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा. तो इंडिविजुअल एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? इट विल बी और नियर अबाउट 57.5. और बेटा ये वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का. तो 90 माइनस 57.5 एंड इट विल गिव यू 32.5 डिग्रीज. तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट. ये एंगल 65 है बेटा, तो ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 115. इंडिविजुअल एंगल की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 57.5. ये पूरा एंगल 90 डिग्रीज होता है तो 90 माइनस 57.5 एंड इट विल गिव यू 32.5. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज योर डी ऑप्शन. नाउ द थर्ड MCQ. In the given figure, tangent PA and PB to the circle centered at O. बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने अभी पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि जब भी टेंजेंट्स 90 डिग्री पे इंक्लाइन करते हैं तो वो जो क्वाड्रिलैटरल बनता है वो क्या बनता है? आपका स्क्वायर बनता है. और अगर स्क्वायर बन रहा है आपका ये, तो अगर ये 5 है तो ये सारे ही साइड्स आपके 5 हो जाएंगे क्योंकि रेडियस हमको यहाँ पे PA का वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 5. अगर ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. और अगर यहाँ पे आपको क्या करना है? AB का वैल्यू निकालना है. तो AB का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. तो ये आ जाएगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर. So this is 25 plus 25 is equals to AB square and this is what 50 is equals to AB square. So AB is equals to your under root 50 and under root 50 will equals to your 5 root 2 because 25 2s is your 50. So the correct option is your B. Now the fourth question is, AB and CD are two chords of a circle intersecting at P. Choose the correct statement from the following. Students आपको बताना है कि इसमें से दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं और कौन से दो ट्राइंगल्स हमारे आपस में सिमिलर होंगे. तो आपको यहाँ पे नेमिंग पे बेसिकली ध्यान देना है. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो बेटा ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ये आपका जो एंगल है वो सेम सेगमेंट AC पे बन रहा है और ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा बिकॉज दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये बन रहा है एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट
और ये वाला जो एंगल है दैट इज योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बट सिमिलर हो जाएंगे, बट कौन सी सिमिलैरिटी से सिमिलर होंगे? तो वहां पे आपका ए सिमिलैरिटी आ जाएगा। अब जब ए सिमिलैरिटी से आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो ट्राइंगल्स के नेम बताने पड़ेंगे। तो एंगल डी वॉज इक्वल्स टू एंगल बी, तो एक तरफ डी लिख दो और एक तरफ बी लिखो। एंगल पी वॉज इक्वल्स टू एंगल पी, तो पी इज इक्वल्स टू पी। एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। Now these two triangles are similar to you, और जब आप इन चारों ऑप्शन से इसको रिलेट करोगे तो you are going to get the correct option is your D part। देखिए इधर यहाँ पे D is similar to angle D is similar to angle B, तो angle D is similar to angle B। angle P is similar to angle P, तो angle P is similar to angle P। and here angle A is similar to angle C, so here angle A is similar to angle C। so the correct option is your option number D। Now the fifth question is from your statistic chapter। if the value of each observation in a data is increased by 2, अगर किसी भी डेटा की हर एक वैल्यू को 2-2 यूनिट्स क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, तो मीडियन जो बनेगा न्यू डेटा का वो क्या बनेगा? सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे आप वैल्यूज ले रहे हो 2, 3 एंड 5, ये हमारा 3 वैल्यूज का एक डेटा दिया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका मिडिल वैल्यू है दैट इज योर 3, तो इसका मीडियन तो 3 ही होगा। पर अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम 2-2 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं तो दिस विल बिकम योर 4, दिस विल बिकम योर 5 एंड दिस विल बिकम योर 7। तो अब इस वाले डेटा का जो मीडियन होगा वो क्या होगा? क्या मीडियन पे कोई फर्क पड़ेगा? मीडियन तो आपका यही वाला होगा ना जो आपका ये ऑब्जर्वेशन दिया गया सेकेंड ऑब्जर्वेशन। मीडियन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा जब आपने उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज को इंक्रीज किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब वैल्यूज आपकी इंक्रीज होती हैं तो उससे आपके मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स द सेम। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज if alpha and beta are the zeros of the polynomial this one, then the value of alpha square plus beta square। students alpha square plus beta square के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं that is alpha plus beta का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और बेटा ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपने बहुत अच्छी से एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसी में ट्रांसपोजिंग करके मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट किया है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज, एंड अल्फा बीटा इज व्हाट, योर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आपका जो सम ऑफ द जीरोज होगा वो क्या आ जाएगा? दैट इज माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए, what is the value of b over here? that is minus 9। and what is the value of a? तो यहाँ से बेटा अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू बनेगी दैट इज योर 9/2 और अल्फा बीटा की जो वैल्यू बनेगी दैट इज योर 5/2। Is that clear to everyone? Now we have to substitute these two values into the given equation. So alpha square plus beta square, it will become 9/2 का whole square is 81/4 and 2 into 5/2, तो 2 and 2 will get cancelled out. So this will give you 81/4 minus 5 into 4/4. So 81 minus 20/4 and this will equals to your 61/4. So which option is going to be correct? Your option number B is correct, that is 61/4. Now the seventh question. After an examination, a teacher want to know the marks obtained by a maximum number of students। maximum number of students का मतलब हुआ कि that most frequent observation, मैक्सिमम नंबर जो होंगे बच्चों के वही तो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा बार अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन की डिमांड हमसे कर रहा है स्टूडेंट्स। तो एक तरीके से हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे मोड पूछा जा रहा है, बिकॉज मोड किसी डेटा का क्या होता है? इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी ऑफ द डेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज the value of k for which the system of equation this and this has infinitely many solution। मैंने आपको पहले बोला था कि ये सारी कंडीशन बिल्कुल बाय हार्ट करके जाइएगा बिकॉज इट वॉज श्योर कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना था। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर है तो उसका कंडीशन होता है बेटा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इनके कोफिशिएंट्स को जब आप यहाँ पे मेंशन करोगे तो 3/6 इज इक्वल्स टू b का कोफिशिएंट, यहाँ से अगर b1 की वैल्यू लेते हैं दैट इज -1 एंड b2 की वैल्यू इज -k एंड c1 की वैल्यू इज
your 8 and C2 की वैल्यू इज योर 16. माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट एंड अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को लेते हो, इन दोनों फ्रैक्शंस को लेते हो तो यहाँ से 1/2 तो k की वैल्यू विल बी योर 2 ओनली. सो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? इट इज योर सेकेंड ऑप्शन. ओके, now question number 9. Point P divides the line segment joining the points A 4, -5 and B 1, 2 in the ratio 5:2. Coordinates of point P are. आपको यहाँ पे बोला गया है कि there are two coordinates A and B. A की वैल्यू है 4, -5 and B की वैल्यू दी गई है आपको 1, 2 और इस लाइन को एक पॉइंट P जो है वो डिवाइड कर रहा है. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? दैट इज 5:2 में. तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन योर सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूले में जब हमको x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो इट इज व्हाट? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. तो mx2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज योर 5 into 1 प्लस mx2 प्लस nx1 दैट इज 2 into 4 अपॉन n प्लस n, m प्लस n दैट इज 7. तो 5 प्लस 8 अपॉन 7 दैट इज 13/7 is the value of the x coordinate. तो 13/7 देखिए x coordinate में कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है हमको. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. A box contain cards number 6 to 55. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square. अगर perfect square की बेटा बात करें तो हमें numbers कहाँ से कहाँ तक लेने हैं? 6 to 55. अब 6 to 55 के बीच में how many numbers which are your perfect square? तो the first perfect square is your 9, 16, then 25, then 36 and then 49. Okay, so total how many observations are there? 5 observations are there between these two numbers which are perfect square. Now we have to calculate the total numbers of the number of total numbers which are just lying between 6 and 55. So total number will be or what? 55 minus 6 plus 1, that is 49 plus 1 and it will give you what? 50. So what is the probability of this? 5 numbers are there which are perfect square and out of how many numbers? 50 numbers. So it will give you 1/10. So 1/10 is there in option number C. So your C option is correct. 11th question. If sin theta is equals to cos theta then the value of sec theta dot sin theta. बेटा ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम रहती है? तो साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है. तो इट मीन्स यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 45 आ जाएगी. पर सिर्फ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, इधर सब्सटीट्यूशन भी करना है. तो यहाँ पे आपको लेना है सेक 45 और इधर आपको लेना है साइन 45. ठीक है, अब सेक 45 जो होगा वो कॉस 45 का रेसिप्रोकल होगा. तो कॉस 45 क्या होता है आपका? 1/√2. तो 1/√2 का रेसिप्रोकल विल बी और √2 एंड साइन 45 इज 1/√2. ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू विल बी और व्हाट? 1. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 2 dice are rolled together. The probability of getting the sum of the two numbers to be more than 10. जब आपने 2 डाइस को एक साथ ऐसे थ्रो किया तो अलग अलग नंबर्स आएंगे. तो उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों नंबर्स को प्लस करने पे जो उनका सम हो वो 10 को क्या करे? एक्सीड करे. तो टोटल हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर गोइंग टू बी देयर? तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 36 ऑब्जर्वेशन. अब हम अपने फेवरेबल आउटकम्स की बात कर लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो मोर देन 10 चाहिए, तो मोर देन 10 वाले ऑब्जर्वेशन में हमारा एक आएगा 5,6 5 वाली रो में, और एक आएगा हमारा 6,5 और दूसरा आएगा हमारा 6,6. सिर्फ ये 3 ऐसे आपके आउटकम्स बनेंगे जो जिनका सम जो होगा वो 10 से कैसा होगा? ज्यादा होगा. बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस आपके 10 से कैसे होंगे? छोटे होंगे. तो टोटल हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 3 आउट ऑफ 36 observation. So 3/36 will give you 1/12. So option D is your correct. Okay. Now the 13th question is the value of k for which x is equals to 2 is a solution of the equation this. अगर x की वैल्यू 2 है और इसका ये जो x वाला पार्ट है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द k? तो k की वैल्यू के लिए बेटा क्या करो? x की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करवा लेते हैं. तो 5 into 2 का स्क्वायर विल बी और 4 into 2 एंड दिस इज 2 plus k is equals to 0.
So 20 minus 8 plus 2 plus k is equals to 0, and this will equals to your 12 plus 2 plus k is equals to 0. तो k की वैल्यू बेटा आ जाएगी -14. So option D is your correct one. Question number 14. The perimeters of two similar triangles ABC and PQR are 56 and 48. Students perimeter में और जो आपके triangle की sides का ratio होता है उसमें relation होता है, area से median का relation निकाला जाता है, area से altitudes का relation निकाला जाता है. ये सब similarity के आपके theorems के कुछ कुछ sections दिए गए हैं. तो यहाँ पे perimeter और sides में क्या relation होता है कि जो perimeter होगा triangle ABC का और पेरीमीटर जो होगा ट्रायंगल PQR का, इनका जो रेशियो होगा वो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के क्या होगा, जस्ट इक्वल होता है. तो अगर यहाँ पे हम बात करें, हमने अगर ऊपर ABC ट्रायंगल लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज व्हाट AB अपॉन PQ. ठीक है, और पेरीमीटर हमको कितना दिया हुआ है, दैट इज 56 अपॉन 48 इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ. When you will reduce it, तो you are just going to get what 8 7s are 56 and 8 6s are 48. 8 7s are 56 and 8 6s are 48. बट हमको रेशियो किसका निकालना है, PQ अपॉन AB का निकालना है. तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर देंगे तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट. देखिए यहाँ पे ABC अपॉन PQR. ओके, ABC एंड PQR का पेरीमीटर दिया गया है और ये अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो AB अपॉन PQ हो जाएगा. और देखिए यहाँ पे आपको पहले ABC का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 56 एंड इधर यहाँ पे आपका जो आपका PQR है उसका पेरीमीटर कितना मेंशन है 48. तो when you will reduce it, you are just going to get 8 7s are 56 and 8 6s are 48. तो AB अपॉन PQ की वैल्यू है 7 अपॉन 6. तो फिर आपकी PQ अपॉन AB की जो वैल्यू होगी it will be your 6/7. Okay, any confusion is there? जो पेरीमीटर होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बेटा, वो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे ABC का जो पेरीमीटर होगा विद रिस्पेक्ट टू PQR वो AB अपॉन PQ के इक्वल होगा. और ABC का पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है 56 और PQR का पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है 48. व्हेन यू विल रिड्यूस इट यू आर जस्ट गोइंग टू गेट 7 अपॉन 6. बट ये जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारा AB अपॉन PQ का, पर हमको निकालना है PQ अपॉन AB. तो PQ अपॉन AB आपका क्या आ जाएगा 6 अपॉन 7. Now your question number 15 is the sum of first 200 natural numbers. तो जब बेटा फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होता है हमको तो हम सम निकालने का जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज व्हाट S इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n. ठीक है, और पहला नेचुरल नंबर आपका क्या होगा 1 होगा और लास्ट नेचुरल नंबर आपका क्या होगा 200 होगा. और 200 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो वहां पे n की वैल्यू भी क्या होगी 200 होगी. ठीक है, व्हेन यू विल रिड्यूस इट तो यू आर जस्ट गोइंग टू गेट 100 into 201. तो 20100 इज द आंसर. दैट इज option number C is the correct for question number 15. Now question number 16. If the HCF of these two numbers, हमारे पास A की वैल्यू कितनी दी गई है 2520 एंड B की वैल्यू क्या है 6600 और इनका जो HCF दिया गया है वो क्या दिया गया है हमको 40 और इनका जो LCM दिया गया है वो दिया गया है 252 into K. कल के सेशन का जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ओनली. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF into LCM के क्या होता है इक्वल होता है. तो 2520 into 6600 is equals to 40 into 252 into K. Now this will get cancelled out directly. अब आपके पास क्या बचा है 6600 upon 4 is equals to K and when you will divide this you are just going to get 1 and then 650. K की वैल्यू आ गई 1650. It means option number A is your correct one. Now 17th part. In the given figure ABC is shown DE is parallel to BC. DE is parallel to BC
AD is 5 and DB is this one। तो बेटा हमने जो BPT पढ़ा था, तो BPT में क्या होते हैं हमारे 3 केसेस होते हैं। तो 3 केसेस में एक हम इतने पार्ट से इतने पार्ट का रेशियो ले सकते हैं, तो वही वाला पार्ट यूज करके हम यहाँ पे DE की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन BC। ओके, अब AD की वैल्यू इज गिवन टू अस, दैट इज 5 and AB is what, 5 plus 2.5, that will be your 7.5 and AE आपको AE अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका, AE के जगह आप इधर लिखोगे DE, ठीक है, बिकॉज हम ये वाली साइड स्किप कर रहे हैं, ये हमारे किसी यूज की नहीं है। DE अपॉन BC, तो DE की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो उसको हमने x लेट कर लिया, और BC हमारा कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। डेसिमल रिमूव करके आपने इधर 0 किया, तो ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन 15, दैट इज 2/3 इज इक्वल्स टू x बाय 12, और ये आपका 4 टाइम्स में रिड्यूस होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, एंड x की वैल्यू 8, इट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट वन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, XOYZ इज अ रेक्टेंगल, XOYZ इज अ रेक्टेंगल, जहां पे इनके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए गए। x की वैल्यू दी गई है -3,0, O की वैल्यू है 0,0, y इज 0,4 एंड z इज x, y। ओके, अब हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो बेटा ईच डायगोनल का मतलब है कि रेक्टेंगल के तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ कैसी होती है, सेम होती है। तो अगर हम इस डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट कर ले बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ भी तो आपकी उतनी ही होगी। तो जब इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो यू आर जस्ट गोइंग टू गेट 0 + 3 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर, एंड इट विल गिव यू 9 + 16, दैट इज √25। तो 5 यूनिट्स विल बी द लेंथ ऑफ द diagonal of the rectangle. Okay, so 5 units is the answer. Now 19th question is your assertion based question, in which two cubes each of edge length 10 centimeter are joined together। अगर हम दो क्यूब्स को एक साथ ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो 10 ये हो जाएगा, ठीक है। बट बेटा इसकी जो आपकी लेंथ पे तो फर्क पड़ेगा, पर इसकी ब्रेथ पे और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेंथ विल बिकम योर 20, क्योंकि दो क्यूब्स ऐसे रखे गए हैं, पर ब्रेथ आपकी कितनी रहेगी 10, और हाइट भी आपकी कितनी रहेगी 10 रहेगी, ठीक है। अब बोला गया इनका जो टोटल सरफेस है, जब दो क्यूब्स को हम मिला देंगे तो आपका जो फिगर ऑब्टेन होगा, दैट इज योर क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट, 2LB + BH + HL। LB करेंगे तो ये आ जाएगा 20 × 10 200, BH करेंगे तो 100, एंड HL करेंगे तो आपका आ जाएगा इधर 200। ये हो गया आपका 500 एंड 2 इज योर व्हाट 1000। तो ये आंसर आना चाहिए था 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट गिवन कितना है इधर 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स हमारा जो एसर्शन है वो गलत है, और अगर एसर्शन गलत हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होता है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद question number 20, if sin A is equals to 1/3, then the value of cos A is 2√2/3। और इसका जो इन्होंने रीजन दिया है कि चाहे कोई भी आपका एंगल हो थीटा, उसके लिए sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो एक बार बेटा इन वैल्यूज को इधर हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो अगर यहाँ पे कर लेते हैं 1/3 का होल स्क्वायर + 2√2/3 का होल स्क्वायर, अगर हमको 1 मिल जाएगा तब तो एसर्शन रीजन ठीक हो जाएगा इसका। तो 1/3 का स्क्वायर विल बी व्हाट 1/9। 2√2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 2 = 4 एंड 4 2 = 8, और 3 का स्क्वायर विल बी 9। तो 8 + 1 इज 9/9, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। मतलब ये sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा को सेटिस्फाई कर रहा है, एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी आपका ठीक होगा। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर सेक्शन A। अब नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द सेक्शन B, जो आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। The very first question is your 21st question. In the given figure, AB and CD are tangents to a circle centered at O. अगर यहाँ पे बोला गया है कि क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है, तो जी बिल्कुल हो सकता है। इसको आप कैसे करोगे, यहाँ से आप पहले कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर हम इस एंगल को 1 लेट कर रहे हैं, इसको अगर हम 2 लेट कर ले रहे हैं, इस एंगल को 3 लेट कर लो और इसको 4 लेट कर लो। बेटा OA और OC क्या है, आपके रेडियस है, और अगर ये रेडियस
रेडियस है तो ये ट्राइंगल कौन सा बनेगा आपका, आइसोसेल्स ट्राइंगल बनेगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑलरेडी इक्वल हो गए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय योर आइसोसेल्स प्रॉपर्टी। अब देखिए इफ दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर टैंजेंट, तो रेडियस टैंजेंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल है। Angle 3 is also equals to angle 4. This was equal by isosceles property, but this is equal by your radius tangent property, जो उनके बीच में आपका एक प्रॉपर रिलेशन होता है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप प्लस कर दोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज द सम ऑफ व्हाट, बी ए सी को ही तो डिनोट कर रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी ए सी। और देखिए 2 प्लस 4 को अगर कर दोगे तो कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल ACD मिलेगा आपको। ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूफ। ठीक है, एक आपको क्या प्रूफ किया आपने, इसको रेडियाई वाले इसमें रिलेशन से प्रूफ किया, और दूसरा आपने ऐसे दिखाया कि रेडियस जो होता है वो टैंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, दोनों का सम कर दिया तो ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। ओके, रीजन सब आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, in what ratio is the line segment joining the point this and this divided by the line y is equals to x? इस पार्ट ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के बराबर है तो बताइए रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मेंशन कर ले रहे हैं 3, -5 और यहाँ पे ले रहे हैं -1, 6। ठीक है, और यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि जो रेशियो है इसका वो कौन सा रेशियो हो जाएगा, k:1, जो हम हमेशा से सपोज करते आए हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस k:1 को यूज करके आप x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लो। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला इज व्हाट, mx2 + nx1 / m + n। तो यहाँ पे m की वैल्यू बेटा क्या है, k, तो m × x2 दैट इज -k, nx1 का मतलब हो गया 1 × 3 दैट इज 3, और यहाँ पे आ जाएगा m + n दैट इज k+1। ये हमारी x एक्सिस की वैल्यू आ गई, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखते हैं y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अब y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला इज व्हाट, my2 + ny1। my2 मीन्स योर 6k, ny1 का मतलब हो गया 1 × -5 अपॉन में आ जाएगा कितना, k+1। अब देखिए आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल गई, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन देयर कि y जो है वो x के क्या है, इक्वल है। अगर y x के इक्वल है तो इन दोनों को इक्वेट करवा दीजिए आप, सिंपल सा, -k+3 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू 6k - 5 अपॉन k+1। k+1 and k+1 will get deducted over here. So this will become 3 + 5 is equals to 6k + k, which will give you 8 is equals to 7k। तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगी 8/7। ठीक है, और आपसे रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो हमने क्या लेट किया था, k:1, तो दिस विल गिव यू 8:7। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज इन योर और पार्ट, इन दोनों में से कोई आपको एक करना था। तो यहाँ पे हम लोग अब दूसरा वाला पार्ट अगर करते हैं तो ट्राइंगल आपको बना लेना है इधर। ठीक है, दिस इज व्हाट योर 3, 0, दिस इज योर 6, 4 एंड दिस इज योर -1, 3। ठीक है, और यहाँ पे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। अगर ये आपका b है तो मीडियन बेटा ऐसे बनेगा कुछ ये वाला आपका। ठीक है, BE की आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो BE की लेंथ आपकी तब आ पाएगी जब आपको E के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। तो यहाँ पे आप E के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि आपका ये जो मीडियन होगा वो इस लाइन को जाके क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपका बनता है x = x1 + x2 / 2। तो x1 + x2 / 2 करोगे तो 3 - 1/2, 2/2 will give you what, 1, and 0 + 3/2 that is 3/2। तो 1, 3/2 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। पर हमको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने स्टूडेंट्स, हमको BE का टोटल लेंथ निकालना है। लेंथ मतलब हमको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो BE का लेंथ निकालने के लिए आप इसमें लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, 6 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर विद इन योर अंडर रूट ना। तो 6 - 1 इज योर 5, 5 का स्क्वायर इज योर
25. ओके, 4 minus 3/2, तो 4 minus 3/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इन विद इन द दिस शुड बी इन द रूट ओनली. सो 25 plus 4 2s are 8, 8 minus 3, 5/2, that is 25/4. Okay, and 25 4s is your 100, 100 plus 125 will give you 125/4. और 125/4 का जो आप रूट निकालोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, वो 125/4 का जो आप रूट निकालोगे, दैट इज योर 5√5/2, because this is your non-perfect square number. So 5√5/4 is the square of 2. 5 5s are 25, and 25 into 5 will give you 125. Okay, so 5√5/2 is the answer of this question, which is your B part of question number 2, जहाँ पे आपको मीडियन BE की वैल्यू निकालनी थी. तो पहले आपको E के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे इसमें, जो जिनकी वैल्यू आई थी 1,3/2 बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. उसके बाद फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके BE की लेंथ निकालनी थी. ओके स्टूडेंट्स, ऐसा उम्मीद करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस अभी तक सही जा रहे होंगे. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या दिया हुआ है? Question number 23 is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into plus 5 are composite numbers. तो composite numbers क्या होते हैं? The numbers which are having more than 2 factors उनको बोला जाता है composite numbers. तो अगर ये composite numbers हैं तो obvious सी बात है, इसका indirect answer यही होगा कि इसके 2 से ज्यादा factor है, बट उस चीज को हमको prove करना पड़ेगा. तो कैसे prove कर ले? अगर हम ये वाला expression ले लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 7 आप देख रहे हो कि दिस इज योर बायनोमियल, 2 टर्म्स आर देयर, तो दिस इज योर बायनोमियल. यहाँ से हम 13 कॉमन ले सकते हैं. तो अगर हमने यहाँ से 13 कॉमन लिया तो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट इन इट? इट इज योर 7 into 11, और इधर हमारा बचा हमारे पास 1, दैट इज 13 into, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 77 plus 1, दैट इज 30 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 78. ठीक है, तो यहाँ पे जब 78 आ गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज व्हाट 3 into 26. ठीक है, और भी इसको आप फर्दर स्प्लिट कर सकते हो. तो इसको देखो, एक से यहाँ पे आपके 2 फैक्टर्स नहीं मिल रहे, अभी 26 और फर्दर आपका क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अगर इसको और फर्दर आप स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2 और इधर आ जाएगा आपका 13. तो आपको देखो कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है और एक 13 मिल रहा है. 3 फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं. अगर 3 फैक्टर्स इस नंबर के हैं मतलब ये हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर होगा. Okay, now in the same way you all have to prove that why this number is your composite number. इसी तरीके से आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें से 5 कॉमन निकाल लोगे. 5 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लोगे, और उसको जब फिर से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे तो आप देखोगे उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे होंगे. 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं, इट मीन्स वो आपका कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ heading towards question number 24, the vertices of triangle ABC are that is -2, 4, and the vertices of B is your 4, 3 and C is 1, -6. You have to find the length of the median BD. अभी सेम क्वेश्चन हमने ऐसा किया हुआ है जो हमको एक ऑप्शनल पार्ट में दिया हुआ था कि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए -2, 4, दैट इज 4, 3 and 1, -6, and this was your B part. अभी यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन BD. तो आप ऐसे अगर एक मीडियन ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, D के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे. तो D के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, -2 + 1. ठीक है, इट विल बी ऑफ व्हाट, -2, 4. एक बार कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, -2, 4, देन 4, 3 and 1, -6. सबसे पहले आप D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए. तो ये हो जाएगा -2 + 1/2, दैट इज -1/2 आ गया आपका D का कोऑर्डिनेट. और अगर आप यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो 4 - 6/2, दैट इज -2/2, तो आपको मिल जाएगा -1. हमको ये D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अभी बेटा BD की लेंथ निकालनी है, तो BD की लेंथ के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा,
हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 + 1/2, तो 4 + 1/2 का होल स्क्वायर एंड देन 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर इज योर 4 एंड दिस विल बी विद इन द रूट। तो 4 2s are 8, 8 + 1 9, 9/2 विल गिव यू व्हाट 81/4। स्क्वायर करना है इसका, +4 हो जाएगा अपॉन 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये 81 + 16/4 एंड इट विल गिव यू that is 797/4। ठीक है, दिस विल गिव यू व्हाट 97/4। और 97/4 की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है प्राइम नंबर, तो इसका यही हो जाएगा 97/√2 इज योर आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 यहाँ पे क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये ओके जस्ट वेट, यहाँ पे ये माइनस का है तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका when you will solve this the length of BD, so the length of BD will equals to what 4 + 1/2 का होल स्क्वायर विद इन द रूट होगा ये और यहाँ पे आपका आएगा 3x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो बेटा माइनस की वजह से ये वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर इज योर व्हाट 16। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9/2, 9/2 का मतलब हो गया 81/4 + 16/1 एंड 16 4 इज योर व्हाट 64, तो 81 + 64/4 एंड इट विल गिव यू 145/4। ठीक है, 145/4 आपको मिलेगा इधर से। अब 4 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको तो आप रूट के बाहर निकाल लोगे। 145 के लिए आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फर्स्टली ये आपका 5 से डिविजिबल होगा इन 29 टाइम्स एंड देन 29 इज योर प्राइम नंबर, तो आगे तो फर्दर फैक्टराइज होगा नहीं, तो इधर आ जाएगा ये √145/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 24 द लेंथ ऑफ द BD इज योर √145/2। आप चाहो तो इसकी लेंथ डेसिमल्स में कैलकुलेट कर सकते हो बट उसका कोई यूज नहीं है, आप ऐसे भी अगर लिखोगे इट विल बी योर करेक्ट वंस। Question number 25, evaluate 2 sin square 30 sec 60 plus tan square 60। ओके, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 2 × 1/4। ठीक है, इसके बाद sec 60 की वैल्यू निकालनी है तो cos 60 का क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो cos 60 आपका क्या हो जाता है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 का रेसिप्रोकल इज योर व्हाट 2, तो sec 60 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 2। tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 और √3 का आपको करना है स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर विल बी योर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में और ये इससे कैंसिल हो गया, तो 3 + 1 is 4, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 25, इफ 2 sin A + B = √30, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो यहाँ से आपको मिलेगा ये जो 2 है ये इधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका sin A + B = √3/2। अब साइन के कितने डिग्री पे वैल्यू √3/2 होती है आपकी, कितने डिग्रीज पे होगी, sin 30 is 1/2, तो sin 60 will be what √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा A + B = 60 डिग्रीज। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो cos A - B = 1, cos की वैल्यू जो होती है बेटा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है मतलब कि वो 1 से 0 पे जाएगी, तो 1 कितने डिग्री पे होता है आपका 1 हो जाएगा आपका कितने डिग्रीज पे होगा, cos यहाँ पे आ जाएगा 1 अगर दिया गया है तो दैट इज योर cos 90, ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू। ठीक है, sin 90 आपका 1 होगा तो cos 0 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या एंगल्स मिल रहे हैं A - B = 0 डिग्रीज। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हुआ, तो 2A = 60 डिग्रीज, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्रीज आ गई, और जब A 30 डिग्रीज है तो सब्स्टिट्यूशन से आप B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 30 डिग्रीज आ जाएगी। ओके,
तो in this way we have completed our section B. अब we are just proceeding for the next section, which is your section C. Okay, now we are heading towards question number 26. In this question it is given that PQ is a tangent to a circle which is centered at O and BAQ is your 30 degrees. Then show that BP is equals to BQ. BP is equals to BQ. तो स्टूडेंट्स ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल आपका कितने डिग्रीज का हो जाएगा? 90 डिग्रीज का हो जाएगा। 90 30 इज योर व्हाट 120, तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा 60 डिग्रीज का। अब स्टूडेंट्स हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर ये पॉइंट इस वाली साइड का हाइपोटेनस का क्या है, एक मिड पॉइंट है, तो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये तीनों जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाती है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर से ये प्रूविंग थी आपकी, जिसमें हम लाइंस को पैरेलल प्रूव करवा के ऐसा करते थे। तो वही चीज अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इसका मिड पॉइंट है क्योंकि ये सेंटर है। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो मतलब इसका ये हुआ कि ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। अगर ये इक्वल हो गई इट मींस इस वाले ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं। सो द एंगल्स विच आर लाइंग ऑपोजिट टू दीज इक्वल साइड्स वो भी इक्वल होंगे। तो अगर इसके सामने वाला एंगल आपका 60 डिग्री है तो इस साइड के सामने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 है ये 60 है तो ऑब्वियसली आपका ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा QOB बनेगा वो कौन सा ट्राइंगल बनेगा? दिस इज योर इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब देखिए दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर टैंजेंट, तो ये पूरा कितने डिग्रीज का हो जाएगा? 90 डिग्रीज का। और ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है कि OQB की वैल्यू वो कितनी है? 60 डिग्रीज। तो ऑब्वियसली बेटा ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का होगा। 120 का लीनियर पेयर कितना, 60 का लीनियर पेयर कितना हो जाएगा? 120 प्लस 30 विल गिव यू 150 और 150 से रिमेनिंग एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। देखिए 30 इक्वल आ गया, मतलब ये वाला एंगल भी 30 है और ये वाला एंगल भी 30 है। तो इस एंगल के ऑपोजिट में BP लाई कर रहा है, इस एंगल के ऑपोजिट में BP लाई कर रहा है और इस एंगल के ऑपोजिट में BQ लाई कर रहा है। तो BP BQ आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल बाय आइसोसेल्स प्रॉपर्टी, बाय आइसोसेल्स प्रॉपर्टी। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना था? एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, फिर आपको ASP लगाना था तो ये 60 डिग्री आ जाता। फिर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल था एंड दिस वाज द मिड पॉइंट, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे तो ये लाइन सेगमेंट दैट इज योर OQ, AO एंड OB आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो आपने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और इसका कन्वर्स भी हम फॉलो करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे करके हमने प्रूव कर दिया कि QOB हमारा क्या होगा? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। और जब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो रेडियस टैंजेंट पे हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्रीज है तो ये वाला कितने डिग्रीज का हो जाएगा? 30 डिग्रीज, क्योंकि 60 डिग्री ऑलरेडी इधर ऑक्यूपाई हो चुका है। और अगर ये 30 है तो इसका लीनियर पेयर इज योर 120, तो ये रिमेनिंग एंगल भी कितने डिग्रीज का होगा? 30 डिग्रीज का। 30 दो मिल गए, उनके ऑपोजिट साइड्स में हमको BP एंड BQ मिल रहा था, तो अल्टीमेटली वो आपके इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ देयर वाज अ चॉइस इन दिस क्वेश्चन, द B पार्ट इज दिस। ठीक है, बहुत बार ऑलरेडी ये प्रूविंग पहले भी आ चुकी है और इस पे एप्लीकेशन बेस्ड MCQs भी हमने करे थे। वही मैंने ये चीज आपको बोली भी थी कि इसकी प्रूविंग आप कर लीजिएगा। एंड हियर इज द क्वेश्चन इन योर पेपर। तो अब देखिए इसमें आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लिया होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद लेबलिंग कर दीजिए। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, 4, 5, 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। ओके, अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि अगर टैंजेंट्स है ना, ये दो टैंजेंट्स एक कॉमन पॉइंट पे एक्सटर्नली मिलते हैं तो वो सेंटर पे एंगल भी कैसा बनाते हैं? इक्वल बनाते हैं। ठीक है, इफ टू टैंजेंट्स आर मीटिंग एक्सटर्नली देन दे विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एज वेल। तो एंगल 1 की वैल्यू जो है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। इसी थ्योरम के थ्रू हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब हमको देखो कौन कौन सी साइड्स लेनी है। AOB मतलब AOB हमको AB साइड लेनी है और CD साइड लेनी है। तो AB और CD मिलके सेंटर पे एंगल्स कौन से बना रहे हैं? सिर्फ 2, 3 एंड 7 एंड 6। तो बेटा इन पूरे 8 एंगल्स में से हम सिर्फ कंसिडरेशन में सिर्फ 4 एंगल्स लेंगे। कौन कौन से? 2, 3 एंड 6, 7।
ओके अभी देखिए इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 बिकॉज एक पॉइंट के आसपास सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। ओके अब कंसिडरेशन में एंगल्स कौन कौन से लेने हैं बेटा, देखो AOB 2 and 3, COD 7 and 6, सिर्फ हमको 2, 3 और 7 और 6 चाहिए। तो देखिए 1 and 2 में हमको 1 नहीं चाहिए तो 1 इज इक्वल्स टू 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। 3 and 4 में हमको 3 चाहिए 4 नहीं चाहिए तो 4 को हटा के आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। फिर 5 and 6 में हमको 6 चाहिए 5 नहीं चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6। एंड 7 and 8 में हमको 7 चाहिए 8 नहीं चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360। पूरे में से आप 2 कॉमन ले लो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब एंगल 2 प्लस 3 देखिए मिलके कौन सा एंगल बना रहा है, दिस इज योर व्हाट एंगल AOB। एंगल AOB एंगल 6 प्लस 7 मिलके क्या बना रहा है, दिस इज योर एंगल COD। एंड व्हेन दिस 2 विल गो दैट साइड ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो आपको इसमें सबसे पहले गिवन, फिर आपको इसमें फिगर बनाना था टू प्रूव एंड देन आपका प्रूविंग आएगा, फिर आपका फाइनल स्टेटमेंट आता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। दिस इज द चैप्टर फ्रॉम योर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर ना। और किसका आ गया, मीन मार्क्स आ गया निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कौन सा मेथड आप लोगों ने यूज किया इसमें, एज्यूम मीन बहुत इजी रहता है क्योंकि हमारा इसमें क्या है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन FI/XI डायरेक्ट मेथड यूज करोगे तो टाइम टेकिंग था बहुत ये, ठीक है। अगर आप स्टेप डेविएशन यूज करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो जाते हैं, तो एज्यूम मीन हमारे लिए ठीक रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसमें इनका XI निकाल लिया होगा। अगर हम इनके XI की बात करें तो XI जो होता है वो क्या होता है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क अगर निकालेंगे तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 0 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज 5, 10 प्लस 20 30 हो गया तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 2 विल गिव यू 15, 20 प्लस 30 इज 50, 50 अपॉन 2 इज 25, 30 टू 40 70, 70 हो गया तो ये 35 आ गया। एंड 40 टू 50 इज योर व्हाट 40 टू 50, 40 टू 50 का मतलब हो गया 40 प्लस 50 इज योर 90, 90 अपॉन 2 विल गिव यू 45। अब बेटा XI की ही किसी एक वैल्यू को आप क्या कर लोगे, एज्यूम मीन अपना A लेट कर लोगे। मैंने यहाँ पे 25 को लेट किया है। अब हम निकालेंगे DI की वैल्यू। DI क्या होता है हमारा, इनडायरेक्टली इट इज इक्वल्स टू योर व्हाट XI माइनस A। तो XI में से A माइनस करोगे, 5 माइनस 25 विल गिव यू माइनस 20, 15 माइनस 25 विल गिव यू माइनस 10, 25 माइनस 25 विल गिव यू 0, 35 माइनस 25 विल गिव यू 10, 45 माइनस 25 विल गिव यू 20। ओके हमने DI की वैल्यू निकाल ली। अब DI के बाद हमें निकालनी है FI/DI की वैल्यू। तो FI/DI मतलब दिस इंटू दिस, तो माइनस का 100, सॉरी FI/DI दिस वॉज तो XI ना, ये तो हमारा क्लास मार्क था। तो अभी हमें FI/DI की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा FI है फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए। तो 12 इंटू माइनस 240 विल गिव अस माइनस 240, 23 इंटू माइनस 10 विल गिव अस माइनस 230, 34 इंटू 0 विल गिव अस 0, 25 इंटू 10 विल गिव अस 250 एंड 6 इंटू 20 विल गिव अस 120। ओके अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से निकालना होगा सिग्मा FI/DI। तो सिग्मा FI/DI सबका पूरा आप सम कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 470, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका प्लस का 370। तो ये आपको कितना मिल रहा है, माइनस का 100। तो समेशन ऑफ FI/DI इज इक्वल्स टू माइनस का 100। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं जिनका डेटा कलेक्ट किया गया, इट इज योर 100 स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे हमारी सिग्मा FI की वैल्यू है 100। अब एज्यूम मीन का फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए, क्या होता है, दैट x बार इज इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। A की वैल्यू बेटा कितनी हमने ली थी, 25 ली थी, ठीक है। और यहाँ पे FI/DI की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 100 आ गई है। और यहाँ पे सिग्मा FI की वैल्यू दी गई है इतनी। तो 25 प्लस माइनस 1 दैट इज 24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 24। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 28।
3 consecutive integers such that the sum of the square of the second and the product of other two is 161. 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, कैसे हैं, इवन ऑड कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लेने हैं। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आप कोई भी ले लो, हमने ले लिया x, हमने लिया x प्लस 1 और हमने ले लिया x प्लस 2। अब क्या बोला गया है कि सेकेंड वाले का आपको क्या करना है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड वाले का स्क्वायर करना है और बचे हुए इंटीजर्स का करना है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो सेकेंड का बेटा स्क्वायर कर देते हैं और जो बचे हुए फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का जो सम दिया गया वो कितना दिया गया, 161। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज x इंटू एक्स प्लस 2 एंड इट विल इक्वल्स टू 161। ठीक है, when you will solve this तो x square plus 1 plus 2x and this is also equals to x square plus 2x is equals to 161. x square is equals to 2x square plus 4x minus 160 is equals to 0 and this will equals to x square plus 2x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। अब 80 के ऐसे फैक्टर्स बना लीजिए कि आपका प्लस का 2 आ जाए, तो 10 8 इज 80 और 10 माइनस 8 विल गिव यू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 10 माइनस 8 x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 10 आपका कॉमन हुआ तो यहाँ पे आ गया x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 10 और 8, ठीक है। और ये आपके क्या है, इंटीजर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपकी वैल्यूज, ये x की वैल्यू आई है, जो आपने नंबर्स यहाँ पे कंसीडर किए थे x प्लस 1 एंड x माइनस 2, उसमें सब्स्टिट्यूट करके अपने तीनों इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। नाउ द 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन इज दैट इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स, इस तरीके के क्वेश्चंस तो बेटा पेपर में आना ऑब्वियस ही था, क्योंकि एम एन के टर्म्स में, ए एन के टर्म्स में, एस एन के टर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। तो दिस वाज द ओनली प्रूविंग जो उसमें से एक आपको कॉमन दी गई है। मैंने आपको पिछले अपने सेशन में बताया भी था कि इस टाइप के एपी के जितने भी प्रूविंग्स हैं जिसमें आपका एम एन दिया गया है या फिर जनरल फॉर्म वाले जितने भी प्रूविंग्स हैं वो सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। एंड हियर इज द प्रूफ कि उसमें से एक प्रूविंग आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। प्रूविंग की बात करें तो वो एक है, वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे आपको दिख गए हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उसको आप इधर लिख लीजिए, दैट इज Sm की वैल्यू जो है वो Sn के इक्वल दी गई है, और Sm आपका क्या होगा, सम ऑफ m टर्म्स दैट इज योर व्हाट, m/2 2a प्लस n माइनस 1d and Sn is what, n/2 2a plus n minus 1d, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग आप स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस nd माइनस d एंड दिस इज व्हाट n 2a प्लस, here the sum was this is the sum of the m terms, तो यहाँ पे m होगा, ठीक है। तो md माइनस d और यहाँ पे हो जाएगा आपका nd माइनस d। इसके बाद और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 2am प्लस m स्क्वायर d माइनस md, और इधर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो आएगा 2an प्लस n स्क्वायर d माइनस nd, ठीक है। एपी के जनरल फॉर्म के लिए ए वाले टर्म्स को एक तरफ करिए और कॉमन डिफरेंस वाले टर्म्स को एक तरफ करिए, तो 2am माइनस 2an प्लस m स्क्वायर d प्लस n स्क्वायर d, ओके। यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस इज व्हाट n स्क्वायर डी, तो इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपका हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो ये होगा माइनस n स्क्वायर डी, इधर है ये माइनस एम डी, इधर हो जाएगा माइनस एन डी। सारे टर्म्स इधर आ गए, वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से आप 2a कॉमन ले सकते हो, जब 2a कॉमन होगा तो m माइनस एन आ जाएगा, और यहाँ से आप पूरे में से d कॉमन ले सकते हो तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा, और m स्क्वायर माइनस एन का अगर आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन करोगे तो m प्लस एन m माइनस एन आ जाएगा, और यहाँ से भी आप कॉमन लेके उसको m माइनस एन इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इधर से
ये आपका बायनॉमियल एक्सप्रेशन है, इन दोनों में आपका m माइनस एन कॉमन आ रहा है तो उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 2am माइनस एन, और यहाँ पे हमने m माइनस एन कॉमन ले लिया, तो आपका अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका m प्लस एन, और यहाँ पे बचेगा हमारा -1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट आपका कॉमन आ गया। अब देखिए हमारे पास एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये, दोनों टर्म्स हमारे पास m माइनस एन कॉमन है। तो जब m माइनस एन कॉमन हो जाएगा तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, इधर 2a बचेगा, इधर d बचेगा, इधर m प्लस एन -1 इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। ठीक है, अब इधर जब ये इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो 0 डिवीजन में 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, 2a प्लस डी m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और इसी को आप चेंज करके लिख सकते हो 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन आपको एक तरीके से लग रही होगी, अगर यहाँ पे आप n रख दो तो देखो 2a प्लस एन माइनस 1d, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ an, और अगर n को रिप्लेस किया हमने m प्लस एन से, मतलब दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a m प्लस एन, क्योंकि n की जगह तो m प्लस एन लिखा गया है, तो a m प्लस एन की वैल्यू इनडायरेक्टली कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई है। पर हमको प्रूफ क्या करना है कि सम जो होगा फर्स्ट m प्लस एन टर्म्स का वो 0 होगा। अभी तो मैम आपने a m प्लस एन को प्रूफ कर दिया 0 के इक्वल, पर हमको तो प्रूफ करना था सम उनका, तो बेटा इसी से तो रिलेट करवाएंगे इसको। यहाँ पे देखिए एस m प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, m प्लस एन अपॉन 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस 1d, एन को किससे रिप्लेस किया गया है, m प्लस एन माइनस 1d से रिप्लेस किया गया है, ये बन गया फॉर्मूला। इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, देखिए 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1d की जगह आप लिख सकते हो 0, तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस एन अपॉन 2 इंटू 0, तो एस एम प्लस एन की वैल्यू इनडायरेक्टली आपको कितनी मिल जाएगी, 0। तो समवेयर द वैल्यू ऑफ एस एम प्लस एन वॉज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ ए एम प्लस एन, तो पहले ए एम प्लस एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई, वहां से एस एम प्लस एन की वैल्यू क्या आई है हमारी, 0 आई है। ठीक है, सो दिस वॉज द वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ द बी पार्ट इज योर व्हाट, बी पार्ट कर लेते हैं, ये जबकि आपका चॉइस में दिया गया था। अब आई डोंट नो कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो। ठीक है, अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट जो है वो भी आपका किसका क्वेश्चन है, एपी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें कि कौन से टर्म्स दिए गए हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिए गए हैं। आपके सिलेबस में था ना, जब 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में होते हैं, जब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में होते हैं, तो हम लोग क्या नंबर्स को लेट करते हैं, तो उसी से बेस्ड आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे मिला है कि इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 24। तो अगर 3 टर्म्स हैं और वो एपी में है तो वो शॉर्ट सी बातें क्या होंगे, a माइनस डी होगा, a होगा और a प्लस डी होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो सम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 24 दिया गया। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, d से d आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 3a इज इक्वल्स टू 24, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको a की वैल्यू क्या मिल गई है, 8 मिल गई है। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट कंडीशन हमको इन सारे जो नंबर्स दिए गए उनके स्क्वायर्स का सम करना है 194। तो ये हो जाएगा आपका इधर a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड दिस इज योर a प्लस डी होल स्क्वायर, और इसका जो हमको सम दिया गया इट इज योर 194। ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व दिस तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल्स टू 194। आपका यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये आपका, ये माइनस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 194। और स्टूडेंट्स यहाँ पे a की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ चुकी है हमारी, 8 आ चुकी है, तो 8 का स्क्वायर विल बी और 64 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 194। सो 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 194 माइनस 192, सो 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो d स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 1। ठीक है, और d स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 1। तो एक बार स्टूडेंट्स आपको d की वैल्यू पॉजिटिव 1 लेके इन नंबर्स में सब्स्टिट्यूट करवाना है, और एक बार d की वैल्यू -1 लेके इन नंबर्स में सब्स्टिट्यूट करवाना है। a की वैल्यू आपकी 8 ही रहेगी, तो वहां से आपको नंबर्स पता चल जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज व्हाट,
प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हमेशा का क्वेश्चन है, हमेशा आता है, हर बार बोर्ड्स में आता है, आप लोगों ने इसको कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, इसको हम लोग कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले एज्यूम करेंगे कि हमारा ये जो नंबर है वो कैसा है, एक रैशनल नंबर है, फिर वहां से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करके हम अपने एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करके इसको इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 31 is your what? Prove that sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta is equals to 1 minus this। अब आप देख रहे हो, अगर LHS की हम बात करें तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, और a क्यूब अगर b क्यूब के फॉर्म में है तो बेटा यहाँ से a क्यूब की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, यहाँ से अगर आप बात करें हम तो यहाँ पे हम a की वैल्यू ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब करेंगे तभी तो साइन टू द पावर 6 थीटा मिलेगा, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको ही यूज करके हमको एनी हाउ वो प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन कर देंगे हम तो वो आ जाएगा ए प्लस बी विद इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो अल्टीमेटली आपका 1 हो जाएगा। फिर क्या होता है, साइन टू द पावर 4 थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर होता है आपका माइनस का ए बी, माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा इधर, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो लाना नहीं था हमको, उससे ये लाना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 है, तो 1 अगर हमको बनाना है तो 1 हमारा तब आएगा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तब मिलेगा जब ये हमारी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। पर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू तो हो जाएगी, पर 2ab की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पे। तो 2ab की वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स अगर हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लेते हैं या फिर इसको एक आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का सब्ट्रैक्शन करवा देते हैं। ठीक है, जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करवाओगे तो देखिए ये वाला जो पूरा टर्म है और ये वाला टर्म है, दिस विल फॉर्म एन आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स की जगह आप लिख सकते हो साइन टू द पावर 4 थीटा इज द स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस टू द पावर 4 थीटा इज द स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बच रहा है देख लीजिए, हमारे पास एक ये वाला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, एक हमारे पास ये वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। तो -1 एंड -2 क्या हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड दैट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। हमारा LHS RHS के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने फैक्टराइजेशन यूज किया, उसके बाद से हमने ये देखा कि दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनडायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसको कंपेंसेट करने के लिए आपने इसको ऐसे किया। फिर आपने देखा कि दीज 3 टर्म्स आर फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी, तो वहां पे आपका आइडेंटिटी वाला फॉर्मेशन हो गया, ये आपको मिल गया आपको RHS। अब आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो दैट LHS is equals to RHS। ठीक है, now heading towards to the next section which is our section D। ठीक है, 5 marker questions। The angle of elevation of an aircraft from a point A on the ground, ये आपका जेट प्लेन वाला क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले आपने इसका अगर फिगर बनाया होगा तो कुछ इस तरीके से आपका एक फिगर बन रहा होगा। मान लीजिए आपका ये वाला जो पॉइंट है वो आपका ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से जो आपका पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो ये था। उसके बाद इस जेट प्लेन ने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके बाद वो यहाँ पे आ गया,
पहले आपका वो जेट प्लेन इस तरफ था, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर वो यहाँ पे आ गया। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है वो आपको मेंशन है। सबसे पहले जब वहां पे था तो ये वाला एंगल जो एलिवेशन था वो आपका 60 डिग्रीज था, और जब यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है वो दैट इज योर 30 डिग्रीज। अब ये बोला गया है कि वो जो आपका एयरक्राफ्ट है वो कितने हाइट पे उड़ रहा है, वो कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, दैट इज 3500√3 मीटर्स के हाइट पे उड़ रहा है। और उसका स्पीड भी कैसा है, उसका स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, आपको उस एयरक्राफ्ट की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब तक डिस्टेंस नहीं पता चलेगा तो हम लोग स्पीड नहीं निकाल पाएंगे। अब उसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लिया है, 30 सेकेंड्स में कवर कर लिया है। मतलब इतने का टाइम हमको दिया हुआ है 30 सेकेंड्स, बस इतने का हमको डिस्टेंस पता चल जाए। तो डिस्टेंस के लिए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वाला ट्राइंगल लेट कर लो, ठीक है। अगर ये 3500√3 है तो ये भी 3500√3 हो जाएगा, और ये एंगल कितने डिग्रीज का है, 60 डिग्रीज का है। तो आप इस वाले ट्राइंगल में जब फंक्शन अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan 60। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, 3500√3 है, और बेस आप अगर इसको y लेट कर लो और इसको आप x लेट कर लो तो ये हो जाएगा 3500√3 अपॉन y इज इक्वल्स टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3500। इस y की वैल्यू आ गई हमारी 3500। अब हम ये पूरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, इसमें भी हम लोग लगाएंगे वही tan थीटा, पर इस बार जो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे वो कितना लेंगे, 30 डिग्रीज लेंगे। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3500√3 और हमारे बेस की वैल्यू है x प्लस 3500, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 35√3 इंटू √3 विल गिव यू व्हाट, 3 ओनली, एंड 35 इंटू 3 आ जाएगा ये 35 इंटू 3, और जब इसका x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 3500, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3500। आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले लो, तो 3 - 1 आपका क्या हो जाएगा, 2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो 3500 2 विल गिव यू व्हाट, 7000, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 7000 मीटर्स। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उस एयरक्राफ्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7000 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। अब हमको डिस्टेंस भी पता चल गया, हमको टाइम भी पता चल गया, हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज व्हाट 7000 एंड टाइम इज गिवन टू अस 30 सेकेंड्स, ठीक है। 0 से 0 आपका इधर कैंसिल हो गया। पर बेटा जो ये एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है ना, वो मीटर और सेकेंड्स में नहीं मेजर करी जाती, वो किसके लिए, जो स्टैंडर्ड आपका यूनिट होगा दैट इज योर किलोमीटर पर आवर। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6, और ये आपका कैंसिल होगा 140 टाइम्स में, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हुआ 140 टाइम्स में, 140 इंटू 6 कर लोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 840 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड रही होगी उस एयरक्राफ्ट की, 840 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, बिकॉज 2 वेरिएबल्स आर देयर ना, लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तब होता जब यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे यूनिट दिया गया होता। आपको कितने यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, 2। तो यहाँ पे हम लोगों को, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे लेंथ को क्या लेट कर लो, x लेट कर लेते हैं, और ब्रेथ को हम लोग लेट कर लेते हैं y, ठीक है। लेंथ को क्या बोला गया है, 5 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है, मतलब x - 5 कर दिया गया, और ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ा दिया गया है, तो y + 2 कर दिया गया। तो जो एरिया था उस रेक्टेंगल का वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो गया है। तो अगर हम इन दोनों डायमेंशंस को देखें x और y को, तो इसके हिसाब से तो जो एरिया होगा दैट इज योर xy, ठीक है। पर अब ये एरिया कम हो गया है क्योंकि डायमेंशंस में चेंजेस हुए, तो xy - 80 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो xy प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू xy - 80 आ जाएगा। xy से आपका xy क्या हो गया, कैंसिल। इक्वेशन क्या बन रही है, सिंपल सी, 2x - 5y, और ये इधर जाएगा तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 80 + 10
will give you 90। फर्स्ट इक्वेशन आ गई तुम्हारी 2x minus 5y is equals to 90। अब दूसरे में देखिए, However, if we increase the length by 10, अगर लेंथ को 10 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ को अगर हम 5 यूनिट्स डिक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, एरिया जो होता है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल एरिया? ओरिजिनल एरिया वाज x into y बिकॉज द लेंथ वाज योर x एंड ब्रेथ इज योर y। अब इसको इंक्रीज करवाना है 50 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पे हमने प्लस 50 कर दिया। ब्रैकेट ओपन करिए, xy minus 5x plus 10y minus 50 is equals to xy plus 50। xy से आपका xy कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा minus 5x plus 10y is equals to 100। आप चाहो तो यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हो, तो minus x plus 2y is equals to आपका आ जाएगा 20। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को सेम करना इजी है। यहाँ पे 2x है तो क्या कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करवा दे रहे। क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा minus 2x एंड देन प्लस 4y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ये माइनस y इज इक्वल्स टू 90 40 will give you what 130। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। अगर लेंथ को हमने रिड्यूस किया 5 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ को हमने इंक्रीज किया 2 सेंटीमीटर्स, तो एरिया जो है वो हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है। सो दिस विल गिव यू xy एंड देन प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल्स टू xy माइनस 80 एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू आर जस्ट गोइंग टू गेट दिस। ओके, नाउ हियर दिस इज योर माइनस 80, this is minus 80, तो minus 80 plus 10, minus 80 plus 10 will give you what? Minus 70। Minus 80 plus 10 will give you what? Minus 70। ठीक है, now here plus minus is your minus only, here it will give you 70, minus 70 plus 40 will give you 30 only। तो यहाँ पे आएगा आपका minus 30 and this minus will get cancelled out, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 30 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू जब 30 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करवा के x की वैल्यू निकाल लोगे। एंड इफ यू वांट्स टू वेरीफाई और आंसर, तो किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रखना है, LHS RHS के इक्वल अगर आ जा रहा है तो देन एंड देयर आपका आंसर वहां पे वेरीफाई भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू 34th क्वेश्चन and this is from your geometrical representation of the linear equations। दिस इज वॉट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकली तो पूरा नहीं ग्राफ को प्लॉट करके दिखाऊंगी, पर हाँ यहाँ पे मैं आपको नेचर बता दूंगी कि आपका ग्राफ किस तरीके से बन रहा होगा विदाउट ड्रॉइंग इट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। मैं कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ नहीं करूंगी, बट आपको थोड़े बहुत हिंट्स दे दूंगी जहां से आप अपने आंसर्स को थोड़ा बहुत मैच कर सकते हो कि यस मैम ये इसी तरीके का हमको कोई ग्राफ दिख रहा था। अगर आप देखोगे इसमें, तो ये दो इक्वेशंस अगर आपको दी गई है बेटा, तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर a1/a2 और अगर हम b1/b2 को एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा 3 हो गया, ये 3 हो गया। दिस इज व्हाट 1/1, 3/3 विल गिव यू व्हाट 1/1 एंड b1/b2 मतलब 1/-1, 1/-1। तो देखो a1 और a2 आपस में a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। जब इक्वल नहीं आ रहा मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है तो बेटा आपका कुछ कार्टेशियन प्लेन में जो ग्राफ बन रहा होगा ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसा बन रहा होगा। ऐसे क्रॉस करता हुआ आपका कोई ग्राफ आपको मिला होगा, जो लाइंस बनी होंगी वो कैसी बनी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको बनी होंगी। ठीक है, इसमें आपको एरिया तो फाइंड आउट करना नहीं है, बस हाँ इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी थी कि पहले आपको ये कंडीशन शो करनी थी, उसके बाद जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स थे वो प्रॉपर आपने मेंशन कर दिए होंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको स्केल मेंशन करना था, सारी एक्सिस के नेम मेंशन करने थे, और आपका ग्राफ बहुत ही नीट एंड क्लीन बनना चाहिए इसमें। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बी पार्ट की, हालांकि इसमें चॉइस था, तो इट्स योर चॉइस कि आपने इन दोनों में कौन सा अटेम्प्ट किया होगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये अगेन दिस इज फ्रॉम योर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो इसमें अगर हम देखें तो तारा ने कितने नंबर स्कोर किए हैं, 40 मार्क्स किसी टेस्ट में स्कोर किए हैं। 3 मार्क्स उसको मिल रहे हैं हर एक सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, और 1 मार्क्स आप उसका कट हो जा रहा है हर एक रॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए।
फिर अगर इन तीनों नंबर्स की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग आपका एक इक्वेशन बनेगा। सबसे पहले आप ये लेट कर लो कि तारा जो भी आपके करेक्ट आंसर्स को अटेम्प्ट कर रही है, whatever number of correct answers तारा was attempting, उसको हम क्या लेट कर ले रहे हैं, x number of answers। और जितने भी वो wrong answers attempt कर रही है उसको हम लेट कर ले रहे हैं y numbers of answer। ठीक है, और हर एक सही आंसर को देने पर उसको कितने नंबर मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर उसका आंसर गलत होता है तो उसका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। इस तरीके से उसके टोटल कितने मार्क्स आए हैं, 40 नंबर आए। तो बेटा जब आप क्या करते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को उनके मार्क्स से मल्टीप्लाई करवा देते हो, तभी तो आपको जाके आपके नंबर मिलते हैं। पर यहाँ पे नंबर मिल नहीं रहे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं। तो हम लोग इंटीजर कौन सा यूज करेंगे, माइनस। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरे केस की बात करें तो अगर उसके if 4 marks had been awarded for each correct answer, अगर सही आंसर देने पर उसको 4 नंबर मिल रहे, 4 नंबर मिल रहे मतलब सेकेंड क्वेश्चन के लिए जो सेकेंड इक्वेशन होगी आपकी, उसके लिए उसका हो जाएगा 4x, और 2 नंबर कट रहे हैं हर एक रॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करने पर, तो -2y आ जाएगा। तब जाके उसके मार्क्स कितने आ पाए हैं, 50 मार्क्स आ पाए। अब बेटा इसको आप एलिमिनेशन मेथड से फिर से सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट सेम करना इजी है, इस पूरे को आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 80 एंड दिस विल बिकम 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पे साइन सेम है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये साइन अगर यहाँ पे सेम है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। 6 माइनस 4 विल गिव यू 2x और 80 माइनस 50 विल गिव यू दिस इज व्हाट 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, मतलब उसके 15 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, अब हम उसके अगर वो क्वेश्चंस निकाल ले जो उसने गलत किए हैं तो किसी एक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए। तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से आ जाएगा 45 माइनस 40 इज इक्वल्स टू वाई, मतलब 5 क्वेश्चंस उसके गलत होंगे और उसके 15 क्वेश्चंस क्या होंगे, सही होंगे। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि लीनियर इक्वेशंस का बेटा हर एक क्वेश्चन आप वेरीफाई करवा सकते हो। तो आप इस x और y की वैल्यू को उठा के एक बार यहाँ पे रख के देख लो। 3 इंटू 15 करेंगे तो 15 3 विल गिव यू व्हाट 45, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 5, तो 45 माइनस 5 विल गिव यू 40। इट मीन्स हमारी x और y की वैल्यू सही है। बीपीटी आ गया, जो मैंने पिछले भी सेशन में बोला था कि बीपीटी पढ़ लीजिएगा, एज इट इज स्टेटमेंट आता है प्रूविंग के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज बोली गई है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इनडायरेक्ट किसका स्टेटमेंट है, ये बीपीटी का स्टेटमेंट है। तो बीपीटी आपको पूरा यहाँ पे करना था प्रूफ। उसके बाद है आपका बी पार्ट, sides AB and AC and median AD to ABC are respectively proportional to the side PQ and PR, and median PM of another triangle PQR show that triangle ABC will be similar to triangle PQR। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, पर मुझे पता है कि सबने मोस्टली इसमें बीपीटी अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो हम फिर भी एक बार बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, सपोज वी आर हैविंग 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, एक मान लीजिए ये ट्राइंगल है हमारे पास और दूसरा ट्राइंगल हमारा ये है। दिस इज आर ABC और ये हमारा है PQR। ठीक है, इसमें देखो साइड्स कौन कौन सी दी गई, इसमें एक मीडियन भी दिया गया है, आपने ऐसे मीडियन बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो मीडियन का नेम है दैट इज AD और इसमें जो मीडियन का नाम है वो है आपका PM। अब साइड्स हमको बोली गई कि AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ, देखो AB इज प्रोपोर्शनल टू PQ एंड AC इज प्रोपोर्शनल टू PR। ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाला मीडियन इसके प्रोपोर्शनल है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ये पूरा ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। मैम ये चीज तो ठीक है, पर अगर इनका ये इंक्लूडेड एंगल हमको मिल जाए, एंगल ए अगर एंगल पी के इक्वल मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। पर वही चीज तो प्रूफ करवानी है मेन। सबसे पहले बेटा इसमें क्या कर लेना है, कंस्ट्रक्शन कर लेना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो, ऐसा मेंशन कर देना कि दैट यू हैव टू एक्सटेंड AD इन सच अ वे दैट AD इज इक्वल्स टू, जो भी आप यहाँ पे DE मेंशन करना चाहो तो DE कर दो। सेम चीज आप यहाँ पे कर लो। ठीक है, इसको एक्सटेंड करके ऐसे मिला दीजिए। तो यहाँ पे PQR, इसको अगर आप S लेना चाहो तो आप इसको S ले सकते हो। अब हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा देते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाएंगे
तो यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये वाली साइड जो होगी वो इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। इन द सेम मैनर ये वाली साइड जो होगी वो इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। आपको सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा देना था, उसके बाद CPCT से आपको सिंपली इतना बोलना था कि AB अपॉन CE जो AB जो होगा वो CE के इक्वल होगा, PQ जो होगा वो RS के इक्वल होगा। अब हमको एक चीज क्वेश्चन में दे रखी थी कि AB अपॉन PQ का रेशियो, देन AC अपॉन PR का रेशियो एंड AD अपॉन PM का रेशियो इक्वल है। और AB को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, CE लिख सकते हैं, ठीक है, और PQ को रिप्लेस करके हम RS लिख सकते हैं। AC और PR को रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और AD और PM को भी रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट AD और PM का हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि AD सिर्फ इतनी साइड है, हमको ट्राइंगल पूरा ये लेना है। तो AD जितना था उतना ही तो DE था ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि AD जो होगा, अगर AD का डबल कर दो तो तुमको मिल जाएगा वहां से क्या, AE मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2 का आप मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है उसमें। ट्वाइस ऑफ AD विल गिव यू व्हाट, AE, एंड ट्वाइस ऑफ PM का डबल क्या दे देगा तुमको, PS दे देगा, ठीक है। अब जरा इन तीनों रेशियोज पे फोकस करो। ये देखो CE अपॉन RS, CE अपॉन RS, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR एंड दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो बेटा इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो गई हैं। जब तीनों साइड्स इन दोनों ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल हो गई, मतलब हमारा ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। बाय विच सिमिलैरिटी, बाय SSS, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और जब बेटा ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय CPST, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो कि आपका यहां से ये वाला टोटल एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी बार जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तब आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे और इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, तब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाओगे। फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा के आप बोलोगे कि ये वाला साइड इज इक्वल्स टू ये वाला साइड और ये वाला साइड इज इक्वल्स टू ये वाला साइड। फिर पूरा जितना भी प्रोसेस हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए किया था वही सेम आप चाहो तो सिमिलरली लिख के भी इसको ऐसे छोड़ सकते हो। तो आपको वहां से मिल जाएगा ये वाला एंगल विल इक्वल्स टू ये वाला एंगल, ठीक है। जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए और ये साइड्स आपस में ऑलरेडी प्रोपोर्शनल दी गई थी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR and angle A is equals to angle P. So this triangle is similar to this triangle by SAS similarity. तो पहले बार में SSS similarity लगना है, फिर आपका दोबारा भी SSS similarity लगना है और फिर लास्ट में आपका SAS similarity से फाइनल प्रूविंग ये similarity की हो जाएगी। Now the next question, section E. So this section E is you are having the case studies, but the first question number, that is the 36th question of this section, is the word circus has the same root as circle. In a closed circular area, various entertainments act including human skills and animal training are presented below the crowd. A circus tent is cylindrical. आप अगर देख पाओ तो यहाँ पे ये जो है ना, ये नीचे वाला पोर्शन कैसा दिया गया है बेटा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और उसके ऊपर क्या है आपका एक कोन है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में नीचे सिलेंडर और ऊपर आपका क्या है, कोन है, ठीक है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई है, अगर इस सिलेंडर की हाइट की बात करें तो ये 8 मीटर्स दी गई है और इसके डायमीटर की बात करें तो 28 है। अगर डायमीटर 28 है तो इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 14 मीटर्स और इस पूरे टेंट की जो टोटल हाइट है दैट इज 18.5। अगर ये टोटल 18.5 है तो कोन की हाइट हो जाएगी सिर्फ 10.5, तभी तो जाके टोटल आपका 18.5 होगा। अब आपको इस क्वेश्चन के बिहाफ पे बोला गया है फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट के लिए राइट एंगल बनाना पड़ेगा। ये कितना आ गया, 14 आ गया, ये आपका स्लैंट हाइट है और हाइट आपका कितना दिया गया है 10.5। तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 196 प्लस 10.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 110.25, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 306.25 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना तो तुमको स्लैंट हाइट पता चल जाएगा, ठीक है।
इसके बाद है आपका 306 दिया गया है, तो वहां से आप उसका स्लैंट हाइट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालिएगा, स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा उधर से। डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट, फ्लोर एरिया मतलब इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो किस शेप में दिया गया है? ये सर्कुलर शेप में, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया गया है तो 22/7, रेडियस कितना ले लोगे आप? 14 इंटू 14 ले लोगे। ठीक है, 2 ज़ा दिस विल गिव यू 44 इंटू 14। ठीक है, तो ये आ गया 56 एंड 5 इज योर 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब इस पूरे टेंट को बनाने में कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी? तो बेटा एक तरीके से इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, ऊपर वाले का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर एल से प्लस 2 पाई आर एच, जिसमें कि रेडियस दोनों का सेम है, तो यहाँ से हम लोग पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, तो L प्लस आपका आ जाएगा 2h। स्लैंट हाइट आपकी पहले ही आ चुकी है, ये जो हाइट आपको लेनी है वो सिलेंडर की लेनी है, दैट इज योर 8 मीटर्स। जब आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड एन एम्प्टी टेंट। तो इसमें जैसे आप यहाँ पे दोनों का CSA का सम कर रहे थे, वैसे अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम का सम करना है। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है इन दोनों में 1 जो आपका कोन का एरिया होता है वो सिलेंडर के एरिया का क्या हो जाता है? सॉरी, जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होगा? 1/3 होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हाइट अलग अलग है, तो उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/3h प्लस कैपिटल H ये अलग होगा। ये हाइट आपको कोन की लेनी है, दैट इज 10.5, और ये कैपिटल H तुम्हारा 8 मीटर्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को सॉल्व कर लोगे। कॉन्सेप्ट आपका यही है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 37, इन अ सर्वे ऑन हॉलीडे 120, टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 120 हैं, जिसमें कि 36 डिग्रीज जो है वो बस जितने लोगों ने ऑप्ट करी या ऑप्ट करते हैं वो उसका दिया गया आपको। यहाँ पे 33 डिग्रीज जो है वो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्टोरल एंगल है जो आपका शिप यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये पहले पता कर लेते हैं कि कितने लोग बस ऑप्ट करते हैं, कितने लोग शिप ऑप्ट करते हैं और कितने लोग कार ऑप्ट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 36/360 इंटू टोटल नंबर ऑफ जितने भी लोग हैं हमारे, तो ये कितने बार में डिविजिबल हुआ? 3 टाइम्स में, और ये डिविजिबल हुआ तो यहाँ पे 12 आ गया, मतलब बस से जाने वाले हमारे 12 लोग हो गए। इसके बाद शिप की बात करें तो वही सेम चीज इधर आ जाएगी, 33/360 इंटू 120, अगेन इट इज डिविजिबल इन 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 11 आ गया, ये आपका 11 लोग आ गए। अगर कार कितने लोग ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 177/360 इंटू 120, अगेन इट विल गेट डिविजिबल इन 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 59। अगर 59 120 लोगों में से जो 59 आपके पीपल होंगे वो क्या करते हैं? कार ऑप्ट करेंगे। 120 में से आपके 11 जो लोग होंगे वो शिप ऑप्ट करेंगे। 120 लोगों में से जो आपके 12 लोग होंगे वो बस से जाना प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अगर इन सब में से एक बंदे को चूज किया जाता है रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी ट्रैवल बाय बस और शिप। बस और शिप दोनों बोला गया है यहाँ पे, बस या शिप दोनों में से किसी से भी जा सकता है। तो बेटा जब भी यहाँ पे और वर्ड लग जाता है ना तो हमको क्या करना होता है? दोनों के प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर देना होता है। तो हमारे बस से कितने लोग जा रहे थे? 12 जा रहे थे, और शिप से हमारे कितने जा रहे थे? 11 जा रहे थे, और टोटल लोग हमारे पास कितने थे? 120। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 23/120। 23 इज अ प्राइम नंबर, तो ये रिड्यूस नहीं होगा आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो विच इज द मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल यूज इट। तो सबसे ज्यादा हमने देखा था कि कार से लोग जाना प्रेफर करते हैं, और कितने थे वो वहां पे? 177 था ना, तो 59 लोग थे 120 में से जो कार यूज कर रहे थे। अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज द ट्रेन। अगर उसने ट्रेन यूज नहीं किया तो उसका प्रोबेबिलिटी है 4/5। तो बेटा ट्रेन यूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/5 होगा। ट्रेन नहीं यूज करने का प्रोबेबिलिटी इज 4/5, तो ट्रेन यूज करने का प्रोबेबिलिटी इज 1/5। और हमारे पास लोग कितने हैं टोटल? 120 हैं।
तो कितने लोग जाएंगे आपका यहाँ पे 24। तो हमारे 24 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से जाना प्रेफर करेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट रेंडमली सेलेक्टेड पर्सन यूज एरोप्लेन इज 760। ठीक है, फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर पर्सन। तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, किसका प्रोबेबिलिटी दिया गया है, जो लोग एरोप्लेन से जाना प्रेफर करेंगे। उसके बाद बोला गया फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ रुपीज दिस पर्सन। तो यहाँ से आप जैसे आप अभी तक सारे इसका सेक्टोरल एंगल निकाल लेते, वैसे आप वहां से पहले क्या करो, एरोप्लेन से कितने लोग जाना प्रेफर करेंगे उनका नंबर निकालिए, उसके रिस्पेक्ट में आपका इसका आंसर आ जाएगा। Now come to the last question of this session and this is your 38th question. A ball is thrown in the air so that t seconds, t क्या डिनोट कर रहा है, हमारा टाइम डिनोट कर रहा है, और h हमारा क्या डिनोट कर रहा है, आपकी हाइट डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है राइट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो देखो एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, 5 और 0 पे, एक ही 0 पे कट कर रहा है और एक ही 5 पे कट कर रहा है। तो इसके जीरोज क्या क्या हो जाएंगे, एक 0 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। अब देखिए इस बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी, बॉल कहाँ तक गई है, वो कौन सा पॉइंट डिनोट कर रहा है, 5/2 डिनोट कर रहा है। ठीक है, जब 5/2 डिनोट कर रहा है तो यहाँ पे आप एक काम करो, ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें आप क्या करिए, 25t - 5t स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है तो h की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू t की जगह आप कितना रख दोगे, 5/2 रख दोगे, -5 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 125/2 और ये आ जाएगा आपका 125/4। ठीक है, 125/2 आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2, एलसीएम ले लेंगे तो 125/2, ये आ जाएगा आपका 1/2, तो इधर आएगा आपका 125/4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 31.25 मीटर्स की हाइट हो जाएगी। इसके बाद है थर्ड पार्ट, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर्स। अब हाइट गिवन है तुमको, हाइट कितनी गिवन है, 30 मीटर्स, और आपका एक्सप्रेशन क्या दिया गया था, expression was given to you 5t minus 5t 25t. The expression was your h is equals to 25t minus 5t square। हाइट की वैल्यू आपको 30 दी गई है तो आप 30 इधर रख दो, तो 25t minus 5t स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाएगा ये 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहिए तो यहाँ पे आप 5 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जो लास्ट पार्ट है इसका, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर्स दे रखी है, तो h की जगह 20 रख दो, फिर इधर हो जाएगा 25t माइनस 5t स्क्वायर, ट्रांसपोजिंग कर लीजिए तो 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। इधर से 5 कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स बना लीजिए कि आपका -5 आ जाए प्लस माइनस करने पे, तो -4t माइनस t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज 4 1 जा 4 एंड 4 प्लस 1 विल गिव यू 5 ओनली। तो t यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो t माइनस 4 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 4 आ गया इधर और t माइनस 1, मतलब एक होगा टाइम तुम्हारा 4 सेकेंड्स और दूसरा आ जाएगा तुम्हारा 1 सेकेंड टाइमिंग्स। ठीक है, so students in this way we have finished the discussion of today's paper. I'm hoping that आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, so keep studying and be safe for today. So thank you all and have a nice day.